नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 6 मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। और महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ को अपने बचपन की उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ती थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी। और इस पाठ में उन्होंने उस समय पर महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता था, होने वाला जो रवैया है और किस तरह की स्थिति महिलाओं की थी और स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये पाठ बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, अपने स्कूल टाइम को याद किया है। तो आप भी अभी स्कूल टाइमिंग में हैं, अपना स्कूल एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्कूल टाइमिंग में को जी रहे हैं। तो वही चीजें यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने भी बताई हैं कि कैसे थे उनके बचपन के जो स्कूल के दिन थे और क्या क्या आगे उस समय पर महिलाओं के साथ रवैया होता था और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीजें भी इसमें बताई गई हैं। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हर बार की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ की लेखिका जो है, यहाँ पर पाठ की जो लेखक है, लेखिका है, उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे। तो पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। जो महादेवी वर्मा जी हैं, उनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्रयाग में हुई। और प्रयाग महिला विद्यापीठ जो है उसमें वो बहुत लंबे टाइम तक प्राचार्य पद पर, यानी कि प्राचार्य पद पर वो रही और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न उस समय पर किए। 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। जो महादेवी वर्मा जी है वो छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की कुछ काव्य संग्रह दिए गए हैं जिनमें 4 से 5 बताए गए हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी थी और कविता करने के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी थी जिनमें रेखा चित्र, संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो इस तरह हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ा और अब हम शुरू करते हैं उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। और मेरे बचपन के दिन जो ये चैप्टर है इसमें मैंने यहाँ पर बताया है कि इसमें महादेवी वर्मा जी ने विद्यालय की जो उनकी सहपाठियां हैं और महिलाओं के प्रति जो समाज का नजरिया था और छात्रावास का जीवन कैसा था और आंदोलन का कुछ जो प्रसंग है उनका यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर उसको लिखा है, दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर। बचपन की स्मृतियों का एक
विचित्र सा आकर्षण होता है। कवि लेखिका कहती हैं कि बचपन की जो स्मृतियां होती हैं, बचपन की जो यादें होती हैं, उनका एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बहुत ही प्यारा जो बचपन के दिन जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। कभी कभी हम जब अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, वो कितने, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, किसी चीज की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही विचित्र लगती हैं जब हम इनको याद करते हैं कि ऐसा भी होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सारी चीजें हमने सपने में देखी है। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। यहाँ पर लेखिका अपने परिवार के बारे में बता रही हैं कि उनकी पीढ़ी में लड़की का जो जन्म था वो कई पीढ़ियों के बाद हुआ था। बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उनके परिवार में महादेवी वर्मा जी के रूप में लड़की का जन्म हुआ था। प्रायः मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। बहुत ही बड़ी बात है। लेखिका कहती हैं कि मेरे परिवार में लगभग 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। तो लेखिका कहती हैं कि सुना है कि इससे पहले लड़कियां पैदा होते ही परधाम यानी कि उनको मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार में बहुत समय तक लड़कियों का जन्म नहीं हो पाया, लड़कियां नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले का जो समय था उसमें लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था या जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। तो लेखिका कहती हैं कि मेरे बाबा ने लड़की का जन्म होने के लिए बहुत दुर्गा पूजा की, क्योंकि उनकी जो कुल देवी है वो दुर्गा ही है। तो लेखिका कहती है कि जब मैं उत्पन्न हुई यानी कि जब मेरा जन्म हुआ, तो क्योंकि जाहिर सी बात है काफी समय बाद परिवार में किसी कन्या ने जन्म लिया था, तो जो वहां परिवार के लोग थे वो बहुत खुश हुए और उनको बहुत ज्यादा प्रेम से रखने लगे, आदर पूर्वक रखने लगे। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी बड़ी खातिर हुई, यानी कि मुझे वो सारी चीजें नहीं सहनी पड़ी, वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं हुई जो बाकी लड़कियों के साथ होता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेखिका कहती हैं कि उनके जो बाबा थे यानी कि जो उनके दादाजी थे वो परिवार में वो अक्सर फारसी और उर्दू ही बोलते थे, यानी कि उनकी जो मुख्य भाषाएं थी वो फारसी और उर्दू थी। और पिताजी उन्होंने उनके अंग्रेजी पढ़ी हुई तो हिंदी का कोई वातावरण उनके परिवार में नहीं था। और मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। लेखिका कहती है कि जब मेरी माता का विवाह हुआ, जब मेरी माता जबलपुर से आई तो तब वो अपने साथ हिंदी भाषा को लेकर आई थी। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी माता जो थी वो पूजा पाठ भी बहुत करती थी और सबसे पहले जब शुरुआत होती है बच्चों की कहानियां पढ़ने की, कहानियां सुनने की, तो लेखिका कहती हैं कि मेरी माता ने सबसे पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। तो लेखिका कहती हैं कि जो मेरे दादाजी थे, मेरे बाबा थे, वो मुझे विदुषी बनाना चाहते थे। एक बहुत बड़ी, जैसे विद्वान होते हैं, विद्वान का अगर हम स्त्रीलिंग करें तो विदुषी उनको कहा जाता है। तो लेखिका कहती हैं कि मेरे संबंध में उनके विचार जो थे वो बहुत ऊंचे थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा समय नहीं था कि लड़कियों के लिए इतना सोचा जाए, लड़कियों के लिए इतने काम किए जाएं। क्योंकि जैसे कि आपने पाठ में अभी अभी जाना कि उससे पहले का जो समय था वो काफी स्थिति वहां पर लड़कियों की खराब थी, महिलाओं की खराब थी।
तो लेखिका कहती हैं कि मेरे संबंध में मेरे परिवार वालों के विचार बहुत ऊंचे थे, इसीलिए मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू सीख लूं। लेखिका कहती हैं कि मेरी फैमिली के लोग चाहते थे कि मैं उर्दू सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। लेखिका कहती है लेकिन वो मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। लेखिका को जब मौलवी साहब उर्दू सिखाने के लिए आए होंगे तो कहती बस मैंने एक दिन उन्हें देखा और दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छुपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। तब लेखिका कहती हैं कि उसके बाद पंडित जी को बुलाया गया और संस्कृत सिखाने के लिए मुझे भेजा गया। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी। लेखिका कहती हैं कि मेरी माता भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी और गीता में, भागवत गीता जो है उसमें उनको विशेष रुचि थी। और पूजा पाठ के समय लेखिका कहती हैं कि मैं भी अपने माता के पास बैठ जाया करती थी, संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्हें मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। तो लेखिका कहती हैं कि उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे मिशन स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मिशन स्कूल का वातावरण जो था वो बिल्कुल दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। लेखिका कहती है फिर मुझे उस स्कूल से निकालकर एक दूसरे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया गया, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, यानी कि 5th क्लास में एडमिशन लिया। अब लेखिका कहती हैं कि वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी और हम लोगों का एक ही मैस था। जो लेखिका थी फिर वो छात्रावास में रहने लगी थी, और ऐसे छात्रावास में जहां पर हिंदू लड़कियां और ईसाई लड़कियां साथ में रहती थी, साथ में उनका जो खाने का मैस था वो साथ में था। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, क्योंकि जो ईसाई लोग होते हैं या हिंदू कुछ कट्टर होते हैं वो लहसुन प्याज ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि जो उनका मैस था वहां पर भी प्याज नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तो छात्रावास में अक्सर आपने पढ़ा होगा, जो हॉस्टल्स होते हैं वहां पे एक रूम जो होता है उसमें 4 बेड लगे होते हैं या 3 बेड लगे होते हैं या 2 बेड लगे होते हैं। उसमें मेरी पहली साथिन थी सुभद्रा कुमारी। पहली साथिन सुभद्रा कुमारी मिली और 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। लेखिका कहती हैं कि सुभद्रा कुमारी जो मुझे मिली वो मुझसे 2 साल सीनियर थी, जो वहां पर उन्हें पहली सहेली मिली। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में आपने कविताओं में पढ़ा होगा, उनकी कविताएं भी आपने सुनी होंगी। तो वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती थी। लेखिका कहती हैं कि मैं भी बचपन से तुक मिलाया करती थी, यानी कि कविता लिखने का और बनाने का प्रयास किया करती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बन बोले, यही सुना जाता था। लेखिका कहती हैं कि उनकी जो माता थी वो लिखती थी और पद भी गाती थी, और मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। मीरा के पद उनकी माता विशेष रूप से गाती थी, और सुबह के समय में उनके वहां एक ही जो भजन है वो सुना जाता था, गाया जाता था। पद जो है एक ही सुना जाता था और गाया जाता था, जो है जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, जब क्योंकि इससे पहले लेखिका घर में थी और अपनी माता से सारी चीजें सीखती थी, लेकिन जब वो छात्रावास में आई तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी जो है वो भी
लिखती है कविताएं और वो खड़ी भाषा में कविताएं लिखती हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं, क्योंकि सुभद्रा कुमारी जी उनसे 2 क्लास सीनियर थी और लेखिका कहती हैं कि मैं उनसे, वो प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी, तो मैं उनसे छिपा छिपा कर ये सारी चीजें लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो लेखिका कहती हैं कि एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैंने डर के मारे कहा नहीं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा अनुभवी थी सुभद्रा कुमारी जी, तो लेखिका को थोड़ा सा संकोच हुआ कि अगर मैं अपनी कविताएं उनके सामने प्रस्तुत करूंगी तो शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा कर आई कि ये कविता लिखती है। तो लेखिका कहती हैं कि जब उन्हें ये सारी चीजें मिल गई तो उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से मुझे पकड़ा और एक अपराधी की तरह, जैसे किसी अपराधी का अपराध बताया जाता है सभी को, तो लेखिका कहती हैं कि उन्होंने मुझे भी इस तरह से पकड़ा और पूरे हॉस्टल में घुमा दिया, ये बोलकर कि ये कविताएं लिखती है। और फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। लेखिका कहती हैं इसी दौरान हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट मैं एक पेड़ की डाल नीची थी, तो यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम बताती हैं। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल जो थी वो नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। लेखिका कहती हैं कि जब और बच्चे खेल रहे होते थे, और क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था तो वहां पर जब और लड़कियां खेल रही होती थी तो लेखिका कहती हैं हम दोनों बैठकर उस डाल पर तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी। लेखिका कहती हैं कि वो जो समय था उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण। तो लेखिका कहती हैं कि हम उसी में भेज देते थे, यानी कि जो अपनी रचनाएं होती थी, अपनी जो भी तुकबंदी होती थी, जो भी जोड़ मेल हम करते थे, हम उसी में उस पत्रिका में भेज देते थे और अपनी तुकबंदी भी छप जाती थी। लेखिका कहती हैं कि हम भी उसमें भेज दिया करते थे और हमारी तुकबंदी भी वहां पर छप जाया करती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। लेखिका कहती हैं क्योंकि विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं, तो लेखिका ने कहा कि फिर वहां पर कवि सम्मेलन होने लगे। तो फिर लेखिका कहती हैं हम दोनों ने भी उसमें पार्ट लेना शुरू किया, यानी कि हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। लेखिका की जो फैमिली थी उसमें हिंदी का कोई भी इतना ज्यादा महत्व नहीं था, केवल उनकी जो माता थी वही हिंदी को बहुत अच्छे से जानती थी। और लेखिका कहती हैं कि उस समय पे चारों तरफ हिंदी का प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। लेखिका कहती है कि मैं 1917 में यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ पर गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जो आनंद भवन है वो स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, लोग जहां तहां हिंदी का भी प्रचार कर रहे थे। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरि ओध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। तो लेखिका अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के समय की बातें बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने लेखन को एक गति दी, अपने लेखन को एक मुकाम तक पहुंचाया कि वो शुरुआत से ही अपनी तुकबंदियों से कुछ न कुछ लिखती रहती थी। और फिर उनको जो मित्र मिली वह भी एक लेखिका थी, कवयित्री थी, महादेवी वर्मा जी को।
तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमारे विद्यालय के आसपास जब भी कभी कहीं पर कवि सम्मेलन होते थे, जो हमारी मैम थी वो हमें साथ में लेकर जाती थी, फिर हम वहां पर कविता सुनाते थे और अध्यक्ष हर बार अलग अलग होते थे और कभी कोई होता था, कभी कोई होता था, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी हरिओध जी, कभी श्रीधर पाठक जी। तो हमारा नाम जब भी पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। लेखिका कहती थी कि हमारा नाम अब कब पुकारा जाएगा, इसकी बेचैनी हमें सदा बनी रहती थी। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। लेखिका अपने बारे में बताती हैं कि मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। अपने स्कूल टाइम की बात बता रही है कि कम से कम 100 पदक उन्हें इस चीज में मिले थे। हमेशा वो इस चीजों में प्रथम आती थी। एक बार की घटना याद आती है। अब लेखिका अपने बचपन की एक घटना बता रही है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था। लेखिका कहती हैं कि एक बार एक कविता सुनाने पर मुझे तोहफे के तौर पर, उपहार के तौर पर चांदी का एक कटोरा मिला था। बड़ा नक्काशीदार था, यानी कि बहुत अच्छे सुंदर उस पर डिजाइन बने हुए थे। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। लेखिका कहती हैं कि उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी और सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। लेखिका कहती हैं कि सुभद्रा उस दिन भी नहीं गई थी और प्रायः वो कहती थी वो कवि सम्मेलनों में नहीं जाया करती थी। मैंने उनसे कहा, देखो यह मिला। जब वो आई वापस अपने हॉस्टल में, अपने छात्रावास में, तो उन्होंने अपनी मित्र जो थी, उनसे सीनियर जो थी सुभद्रा कुमारी जी को दिखाया। तो उन्होंने कहा, ये देखो मुझे ये मिला है। तो सुभद्रा ने कहा, लेखिका कहती है सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो लेखिका कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, अब तुम एक खीर बनाओ एक दिन और मुझे इस कटोरी में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, क्योंकि जैसे कि आप बताया कि आनंद भवन को जो स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बना दिया गया था, तो एक दिन गांधी जी भी, बापू भी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेखिका कहती है, हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे अगर बचपन से ही सीख जाते हैं, बचपन से ही उनके अंदर अगर ऐसी बातें आ जाती हैं, चाहे वो अपने देश के प्रति प्रेम हो या दूसरों का सम्मान करने से जुड़ी हुई बातें हो या अपने लक्ष्य के लिए उनका एक मुकाम हो, या फिर अगर एक छोटी सी जो बहुत ही जरूरी बात है बचत, चाहे वो अपने लिए हो, अपने किसी बुरे टाइम के लिए हो या अपने देश के लिए हो। तो अगर लेखिका कहती है कि हम हमेशा एक एक दो दो आने, कितनी छोटी सी रकम उस टाइम वो अपने देश के लिए बचाया करती थी। तो ये बहुत अच्छी आदत है। आप लोगों को भी इस तरह की जो एक अपने अंदर हॉबी है वो बनानी चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत जो पैसे हैं, आप अपनी एक गुडलक बनाइए, उसमें पैसे एकत्रित कीजिए। कभी होता है कि आपको लगे कि आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो आप प्राउडली अपनी उन चीजों को जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, हमने कितना बड़ा काम किया। आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं, आपका जो आपके अंदर जो हिचक है उसको भी कम करती हैं, अगर आप अपनी तरफ से आप हमेशा अच्छा करेंगे तो। लेखिका कहती हैं, और जब बापू आते थे तो यह पैसे उन्हें दे देते थे। लेखिका कहते हैं कि हम हर बार एक एक पैसा जोड़ते थे, एक एक आना, दो दो आना इकट्ठा करते थे, और जब बापू आते थे, क्योंकि उस समय देश की जो स्वतंत्रता की जो एक बागडोर थी वो गांधी जी के हाथों में थी। गांधी जी बहुत सारे आंदोलन करते थे, बहुत सारे लोग उन आंदोलनों से जुड़ते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है।
तो लेखिका कहती हैं कि उस दिन जब बापू आए तो वो कहती हैं मैं अपना कटोरा भी साथ में ले गई और मैंने बापू को दिखाया कि अपनी कविता को सुनाने के लिए मुझे ये कटोरा मिला है। बापू ने कहा अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया। तो लेखिका कहती हैं कि उस समय बापू ने पूछा कि तू इसे मुझे देती है, तो और लेखिका कहती हैं कि मैंने वो कटोरी उन्हें दे दी और मैं लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरी लेकर कहते कविता क्या है। तो लेखिका कहती हैं कि मुझे उन्होंने कविता सुनाने को तो नहीं कहा कि कविता क्या थी जिस पर तुझे इतना प्यारा सा उपहार मिला, इतना प्यारा सा तोहफा मिला। तो उन्होंने मुझसे कविता सुनाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कविता के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने केवल मेरी जो कटोरी है जो मुझे प्रेरणा के रूप में मिली थी, एक मोटिवेशन जो होता है बच्चों को, अगर आप तोहफे क्यों दिए जाते हैं बच्चों को, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके लिए शाबाशी दी जाए, अगर आपको उसके लिए प्रेरित किया जाए, आपको कुछ तोहफा दिया जाए, तो क्या होता है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, कॉन्फिडेंस जगता है कि इस बार मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिला, अगली बार मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप उसमें करेंगे, अगर आप लेखन में अच्छे हैं आप उसमें करेंगे, अगर आपको नृत्य बहुत अच्छा आता है, अगर आपको सिंगिंग आती है, या अगर आप किसी और चीज में एक्सपर्ट है, तो आपको अगर थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया जाता है, अगर आपको थोड़ा सा प्रेरित कर दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो लेखिका को जो एक प्रेरणा के रूप में वो चीज मिली थी, उन्होंने जब वो बापू को दी तो उन्हें दुख हुआ, और उन्हें उससे ज्यादा दुख इस बात पे हुआ कि बापू ने उनसे ये नहीं पूछा और उनकी कविता क्या थी, और उन्होंने कविता सुनाने को उनसे नहीं कहा। लौटकर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, क्योंकि सुभद्रा कुमारी जी ने उनसे कहा था कि आज तुम्हें ये जो कटोरी मिली है तोहफे में उपहार स्वरूप, तो इसमें तुम एक दिन खीर बनाकर मुझे खिलाओगी। तो लेखिका कहती हैं कि चलो कटोरी तो चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि खीर तो तुम खिलाओगी ही खिलाओगी, चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूलों की कटोरी में। फिर भी मुझे मन प्रसन्नता होती रही कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो लेखिका कहती है कि फिर भी मुझे प्रसन्नता, मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कहीं न कहीं, कि मुझे जो पुरस्कार में कटोरी मिली थी वो मैंने बापू को दे दी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। सुभद्रा जी फिर छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। लेखिका कहती हैं कि जब सुभद्रा जी, क्योंकि वो उनसे 2 क्लास सीनियर थी, अब वो जब छात्रावास छोड़कर चली गई तो लेखिका कहती हैं अब उनकी जगह पर एक मराठी लड़की ज़ेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। अब लेखिका कहती हैं कि ज़ेबुन, उसको प्यार से ज़ेबुन कहते थे, तो ज़ेबुन, लेखिका कहती हैं कि वो मेरा बहुत सा काम कर देती थी, जैसे मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। वहां पर छात्रावास में बच्चों को सारे अपने अक्सर जो सारे काम होते हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं, अपना रूम ठीक करना, अपने कपड़े धोना, अपनी प्लेट धोना, या इस तरह के और भी काम। तो लेखिका कहती हैं कि क्योंकि मैं हर समय कविता के लिए तुकबंदी में बिजी रहती थी, कविता लिखने में बिजी रहती थी, तो इसलिए जो ज़ेबुन थी वो अक्सर मेरा थोड़ा बहुत जो काम था वो कर दिया करती थी, जिससे मुझे कविता के लिए थोड़ा बहुत और समय मिल जाता था। ज़ेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। ज़ेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। ज़ेबुन कहती नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा
मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। लेखिका कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। तो लेखिका कहती है उनके साथ जो एक और दूसरी लड़की आई थी वो मराठी थी और वो मराठी भाषा में ही बोलती थी। उस समय मैंने देखा कि सांप्रदायिकता नहीं है। लेखिका कहती हैं कि उस समय मैंने देखा कि सांप्रदायिकता ज्यादा नहीं है। जो अवध की लड़कियां थी आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड की आती थी वो बुंदेली में बातें करती थी और कोई अंतर नहीं आता था। और जब हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम सब अपनी भाषा में ही बोलती थी। तो लेखिका अपने छात्रावास की बातों को बता रही है कि वहां पर अलग अलग जगहों के लोग थे, भारत के अलग अलग हिस्सों की लड़कियां वहां पर पढ़ती थी। तो जब पढ़ाई की जाती थी, जब हमें पढ़ाया जाता था, तब हिंदी में ही पढ़ाया जाता था और उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम सब अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैश में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई भी विवाद नहीं होता था। यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो बच्चे थे वो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ छात्रावास में रहते थे। भले ही वो आपस में साथ में अपनी अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, लेकिन जब वो साथ में होते थे तो सारे काम वो अपने देश की एक भाषा में किया करते थे और एक ही मैस में वो खाना खाते थे, यानी कि एक ही तरह का वो खाना खाते थे। प्रार्थना भी वो एक ही तरह के करते थे जिससे कोई विवाद नहीं होता था। तो बच्चों, आज का जो ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, इसमें हम महादेवी वर्मा जी के स्कूल के दिनों को पढ़ रहे हैं, उनके छात्रावास के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।